राधे राधे एवरीवन। फिलहाल हमारा एक 1-to-1 सेशन चल रहा है और हमारे पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट है कि वो अपने सेशन के सॉल्यूशंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बेसिकली हम इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती हैं। बेसिकली ये एक कहानी है एक वाइफ की, एक बेटी की और एक बहू की, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ह्यूमन बीइंग की। कई बार हम किसी रोल में इतना तह तक चले जाते हैं, कई बार हम अपनी आइडेंटिटी अपने रोल को बना लेते हैं कि अगर मैं एक बहू हूँ तो मैं सिर्फ अपने आप को अपनी सास की नज़र से देखूंगी। अगर मैंने वाइफ के रोल को बहुत सीरियसली ले लिया है तो मेरा पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है उस चीज़ को मैं अपनी आइडेंटिटी बना लूँगी, और वही आइडेंटिटी मेरे को फील कराएगी कि मैं कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करूँ, मैं कितनी अपनी सेल्फ वर्थ को महसूस करूँ। और कई बार हम अपनी बेटी होने के रोल को इतना तवज्जो दे देते हैं कि माँ बाप को खुश रखना है, उनको सारी खुशियाँ देनी है, वो एक बर्डन अपने ऊपर उठा लेते हैं। एक अनएंडिंग गिल्ट हमारे मन में आ जाता है। तो वैसी एक कहानी है जहाँ पर लड़ाई है ह्यूमन बीइंग वर्सेस डिफरेंट रोल्स। कई बार ना हम अपने आप को इंसान मानना बंद कर देते हैं। हमको लगता है ना हम सुपरमैन है, महिला हो तो सुपर विमेन हो, कि आप माँ बाप को भी खुश रख लो, आप सास ससुर को भी खुश रख लो, आप पति को भी खुश रख लो, और सबको खुश रखते रखते आप खुद को भी खुश रख लो। कई बार ना हमारी एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, मैं बोलूँगी इम्बैलेंस वाली होती हैं कि हम आत्महिंसा कर रहे होते हैं, हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो ऐसी एक कहानी है। अगर आपकी जीवन में भी कुछ ऐसा है जहाँ पर आप रिश्तों में ज़्यादा उलझ गए हैं, अगर आप अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, खुद को खोते जा रहे हैं, तो शायद ये सेशन और इसके सॉल्यूशंस आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। मैं आपको अप्पू कह के बोलूँगी आज। वैसे अप्पू हमारे पास है तो नहीं, अप्पू पीछे बैठा है। अगर मैं आपके बचपन को देखूं तो मैंने पाया है कि आपके पास एक एंगर इशू है, कि आप ज़िद्दी रही हैं, आपकी बातें आपके पेरेंट्स ने अच्छी खासी तरीके से मानी है। पैम्पर्ड चाइल्ड, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि मैम मैं ना बहुत पैम्पर्ड रही हूँ, मम्मी पापा ने बड़े लाड़ प्यार से मुझे पाला है। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि अब मैं पैम्पर्ड क्यों नहीं हूँ, अब मेरे नखरे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, अब मैं अचानक से जिम्मेदारी वाले इन्वायरमेंट में कैसे आ गई हूँ। क्योंकि जो पहले घर का इमोशनल इन्वायरमेंट था, आपके घर का, आपके मायके का इमोशनल इन्वायरमेंट था एक्सेप्टेंस वाला। आपके नखरों को एक्सेप्ट किया गया था, आपके गुस्से को एक्सेप्ट किया गया था, इवन जो आपके अंदर खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भी घर वालों ने नज़रअंदाज कर दिया कि भाई हमारी बेटी है, हमारी औलाद है, तो आपको लाड़ प्यार से रखा गया। चलिए ठीक है, जीवन आगे बढ़ा, जीवन आगे बढ़ा, जीवन में प्रेम ने दस्तक दी और आप लोगों का रिश्ता रहा, फिर आप लोगों ने शादी करी। ओबियसली लॉन्ग डिस्टेंस था, चढ़ती उम्र थी, हॉर्मोन्स पीक पर थे, दुनिया थोड़ी अलग अलग थी। उम्मीद ये थी कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़के ने भी परिवार वालों के बारे में कुछ ना कुछ बताया था आपको, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उसी आधार पर आपने अपनी इमेज बनाई थी कि ससुराल वाले कैसे हैं। अब शादी के बाद अचानक से पूरी इक्वेशन बदल गई। शादी के बाद आपको पता चला आपकी सास आपको पसंद नहीं कर रही है, ननंद आपको पसंद नहीं कर रही हैं। अब आप अचानक से कैसे माहौल में आ गई जहां एक्सेप्टेंस ही नहीं है। पहले आप एक ऐसे माहौल में थी जहां बहुत एक्सेप्टेंस थी, आपको स्वीकार किया गया था, आपको प्रेम किया गया था, आपको समझने का प्रयास किया गया था, आपके पेरेंट्स आपके आगे पीछे घूम रहे थे। अब सडनली अचानक से आप एक ऐसे माहौल में हैं
जहां पर लगातार आपके ऊपर ताने कस रही हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, ऐसा काम करो, ऐसे चाय बनाओ, ऐसे रोटी बनाओ, ऐसे पोछा मारो, ऐसे सफाई करो, ऐसे लाइट बंद कर दो, ऐसे पानी की टंकी भर दो, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। इवन काम करने के बाद भी आपको जज किया जा रहा है 24 घंटे। और आपने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था, अब आप सडनली शॉक में हैं। कई बार तो लगता होगा आपको मेरी इतनी बड़ी गलती भी नहीं है जितना इसको चढ़ा बढ़ा के बताया जा रहा है। क्या मैं बातों के जवाब भी ना दूं? क्या मैं गूंगी गुड़िया हो जाऊं? बहुत सारे प्रश्न आते होंगे आपके मन में। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरी सास है, इनको तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो बहू हूं ना इनकी, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है ये? और ये तो मुझे ब्याह के लाया था, ये तो मुझे अपना हाथ पकड़ के लेके आया था इस घर में, अब ये मेरे को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये अपनी माँ को क्यों नहीं बोल रहा है जाके कि मम्मा आप मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं करेंगी? ये अपनी बहन के सामने मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है? आपको लगता होगा कि आपको छोड़ दिया गया, अबेंडन फील होता होगा, जैसे ही किसी को सड़क पे छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ऐसी बहुत बार सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हुई होंगी। लेकिन पता है, आप एक चीज़ भूल रही हैं, बदलाव सिर्फ आपके पति के व्यवहार में नहीं आया, बदलाव आप में भी आया। आप अपने बदलाव को देख नहीं पा रही हैं। आपकी सास ने आपको क्रिटिसिज्म दिया, आपको 4 मापदंडों के आधार पर कमज़ोर बता दिया, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, स्वभाव अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, कुछ भी। आपकी सास ने आपको क्रिटिसिज्म दिया और आपने भी उसे अपने मन में रख लिया। आपकी सास ने आपकी तरफ कुंठा, नाराजगी और तुम पर्याप्त नहीं हो, ये वाला भाव आपको दिया, आपने सहेज के मन में रख लिया, उसे घाव बना लिया अपना। और आराम आराम से आपको भी नहीं पता चला कैसे आपके अंदर से रिएक्शंस उठने चालू हो गई। आपके पति ने भी ये रूप पहली बार देखा होगा आपका, जहां आप इतना गुस्सा हो रही हो, जहां आप इतनी आग बबूला हो रही हो, आप अपनी मर्यादाएं भूल रही हो, आप अपना विकृत रूप दिखा रही हो, अपना गंदा रूप दिखा रही हो। जहरीली जुबान, खतरनाक बॉडी लैंग्वेज, लाल हुई आंखें, शायद इस पर्सनालिटी को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और ऊपर से आप तो फिर भी इस घर में बाहर की हैं, आपका तो अपनी सास के साथ, अपनी ननंद के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, क्योंकि ना तो आप उनके साथ पली हैं, बड़ी हैं, ना ही उन्होंने आपको जन्म दिया है। लेकिन आप अपने पति से उम्मीद कर रही हैं कि आपका पति अपनी माँ के खिलाफ हो जाए, अपनी बहन को डांट दे। आपके लिए पति है, लेकिन पति के लिए आपकी सास उसकी माँ है। वो माँ जिसने उसे 9 महीने गर्भ में रखा, फिर लेबर पेन सहा, फिर बच्चा पैदा किया, छाती का दूध पिलाया, टट्टी पोटी साफ करी, बड़ा किया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, आज वो बच्चा नौकरी कर रहा है। वो बंदा अपनी माँ को पिछले 30-35 साल से जानता है। वो अचानक से अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ढंग का इंसान है तो कभी नहीं छोड़ेगा, बेशरम है तो छोड़ देगा। क्योंकि जो इंसान 35 साल के रिश्ते को छोड़ सकता है, तो आपके साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा, 7 साल का होगा, 9 साल का होगा, फिर तो वो आपको भी छोड़ सकता है। ढंग का होगा तो नहीं छोड़ेगा। अब आपका क्या रोल है यहाँ पर? देखिए, अगर आप अपने और अपनी सास के रिश्ते को इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकती हैं, एक होता है चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल करना, जैसे कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, बैंक में हो आप, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खुद कर लेती हैं। वहाँ पर बार बार आपको मैनेजर की गाइडेंस नहीं लगेगा,
या जो रीजनल मैनेजर है, जो रीजनल हेड है, उसका हेल्प नहीं लगेगा। भाई ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जा सकता है ना, ये काम तो खुद किया जा सकता है। तो उस काम के लिए हम हेड ऑफिस में नहीं जाएंगे या रीजनल ऑफिस में नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी ही अप्रोच आपकी रिश्तों को लेकर भी होनी चाहिए। घर, जो आपका घर है वो भी ऑफिस है, घर को भी एक तरीके का ऑफिस मान लो। अगर वैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, साधारण चीज़ों में हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो घर को भी ऑफिस मान लो कि देखो मैं, मेरे बीच और मेरी सास के बीच जो भी संबंध है उसको मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर मैनेज कर लूंगी, इंडिविजुअल लेवल पर। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल की एक बच्ची बन गई हूं कि हर बार मैं शिकायत लेके जा रही हूँ, देखो तुम्हारी माँ ने ये किया, देखो तुम्हारी माँ ने वो किया, देखो तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, मेरे खिलाफ ऐसा बोल दिया, मेरे पापा के खिलाफ ऐसा बोल दिया, मेरी माँ के खिलाफ ऐसा बोल दिया। आप बार बार ये कंप्लेन करके अपनी क्या इमेज शो कर रही है उनको, आप खुद को डिग्रेड कर रही हैं। जो आप पर्सनली हैंडल कर सकती हैं, अब आप बोलेंगे कि पर्सनली कैसे हैंडल करूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सास से बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वो आपकी माँ नहीं है, ना तो उन्होंने जन्म दिया है आपको, ना पाला पोसा है। तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली उनका कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपके अंदर है नहीं। किसी भी सास का अपनी बहू के अंदर कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रियलिटी तो यही होती है। अगर आप दो लोगों की नेचुरली बन पा रही है तो ठीक है, और नहीं बन पा रही है तो शांति से भी रिश्तों को मैनेज किया जा सकता है। और 99% केसेस में नहीं ही बनती है। क्यों नहीं बनती है? सास और बहू की रीजन समझते हैं। जब आपकी सास की शादी हुई होगी ना, जब आपकी सास बहू बन के इस घर में आई होगी, तो उनको भी एक सास मिली होगी। आज तो आप कमा रही हो, नौकरी कर रही हो, आपकी सास तो कमा भी नहीं रही थी, नौकरी भी नहीं कर रही थी। तो उस समय पे जब वो बहू बन के आई होंगी तो उनके पास कोई बहुत अधिकार नहीं थे, उनको अपनी सास की सुननी होगी। उस टाइम पे तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो देरानी जेठानी की भी सुननी है, ससुर की भी सुननी है। उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती थी, एक एक पैसा सास से लेना है या पति से लेना है। तो आपकी सास की ज़िंदगी कुछ ऐसी रही होगी जैसे हर भारतीय महिला की रहती है, कि शुरुआत में उनके हस्बैंड ने उनको बहुत डोमिनेट किया होगा, सास ने बहुत डोमिनेट किया होगा शुरुआत में, कि सास बहुत डोमिनेट करेगी, हस्बैंड डोमिनेट करेगा, कि सास के ही फैसले माने जाएंगे या पति के फैसले माने जाएंगे, महिला के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे महिला उस घर में रहना शुरू करती है, आराम आराम से बच्चे पैदा करती है, आराम आराम से सास बूढ़ी होती चली जाती है, आराम आराम से सास की टिकट कट जाती है, सास तो स्टोरी से ही गायब हो गई एक पॉइंट के बाद, कुछ 20 साल 25 साल के बाद। जो बच्चे हैं वो आराम आराम से बड़े हो गए। अब बच्चों का और माँ का बड़ा भावनात्मक लगाव होता है, तो बच्चों ने अपनी माँ को रोते हुए परेशान होते हुए देखा होता है, अपनी दादी की वजह से, अपने पापा की वजह से, कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारा या ख़राब बोला, या दादी ने बुआ ने मम्मी को ख़राब बोला, ऐसा किया वैसा किया। तो बच्चों के मन में बड़ा लगाव होता है अपनी माँ के लिए। शुरू शुरू में पति बड़ा डोमिनेटिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिकली लड़के बड़े हो जाते हैं परिवार में, तो जो मेल मेंबर हैं उनका डोमिनेंस कम हो जाता है, हस्बैंड का, दादा का, इनका डोमिनेंस कम हो जाता है। और क्योंकि बच्चा अपनी माँ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, तो बच्चा अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। अब वो जो लड़का है वो उस औरत की सबसे बड़ी पूंजी है। वो जो लड़का है जो जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उस लड़के के होते हुए उसका खुद का पति उसे हाथ नहीं लगा सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है। अब पति की हिम्मत नहीं है। अक्सर घरों में यही इक्वेशन चलती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो पति पहले लगातार हाथ उठा रहा था, अब वो हाथ उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है लड़का जवान हो गया है, आपस में हाथापाई करने में, मर्यादा को पार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो जो लड़का है, जवान लड़का है, जो उस माँ ने पैदा किया, बड़ा किया, अब उस माँ का वो सबसे बड़ा सहारा बन गया है। तो सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस लड़के का अपनी माँ में है और माँ का उस लड़के में है। आमतौर पर घरों में यही चलता है। लेकिन जब लड़के की शादी होती है और पत्नी आती है, वो पत्नी जो लगातार बगल में सो रही है, बैठी हुई है, साथ में खा रही है और साथ में उसके बच्चे पैदा करेगी, तो माँ को बड़ा इनसिक्योर फील होता है कि अब शायद ये मेरे को उतना वैल्यू नहीं करेगा। उसके मन में एक नेचुरल इनसिक्योरिटी और नेचुरल जेलिसी की फीलिंग आ जाती है। वो नेचुरली, ऑर्गेनिकली, स्वाभाविक तौर पे थोड़ा थोड़ा जेलस फील करती है कि अब मुझे मेरे बेटे को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो नेचुरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारी भारतीय समाज में जो सास हैं वो बड़ी थ्रेटन्ड फील करती हैं अपनी बहुओं से कि बहू आ गई, अब तो घर पे कब्जा कर लेगी, अब तो मेरा राजपाट नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल से तो ये राजपाट मैंने बनाया है, शादी के शुरू के 20 साल 25 साल तो मैंने बहुत सहा, अब जाके घर में मेरी चलने लग गई है, अब ये कल की आई लड़की मेरी चौधर छीन लेगी, ये कल की आई लड़की इसकी चलेगी क्या घर में। उस तरह की उसकी भाषा होती है, मैं सब डिसाइड करूंगी। और क्योंकि बेटा लगातार माँ के इन्फ्लुएंस में रहा है, बेटे को माँ से प्यार मिला है 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो वो अपनी माँ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी माँ को अवॉइड नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। आप चाहे कितना भी एक्सपेक्ट कर लो, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, रिश्तों में खिंचाव पैदा होता है। पत्नी चाहती है कि पति बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाए कि ये सास मुझे कुछ ना बोले। सास ये चाहती है कि बेटा ये बोल दे अपनी पत्नी को कि तुम कंट्रोल में रहो, ये मेरी माँ का घर है, ये हमारा घर है। पत्नी इतनी समझदार नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर डील कर ले। अब होता क्या है, पूरे दिन में घर में जो हुआ, रात में वो बेडरूम में डिस्कस होता है, तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी माँ ने वो कर दिया। और शादी के जो शुरुआती कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिसको हनीमून पीरियड बोल देते हैं लोग, वो जहर बन जाता है। जब घर की उठापटक आपके बेडरूम में डिस्कस हो रही है, शायद बेडरूम में आपके कुछ बहुत पर्सनल मोमेंट्स होने चाहिए, साथ में कोई मूवी देख रहे हैं, साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, एक इंटीमेट इन्वायरमेंट में है, कुछ हंसी मजाक चल रहा है, या कुछ रियल चैलेंजेस की बात हो रही है, कैसे फाइनेंशियली वहाँ इन्वेस्ट करना है, या ये काम करना है, हेल्थ के लिए ये काम करना है, वेल्थ के लिए ये काम करना है, कुछ भी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, उसकी जगह ये जहर ले लेता है। वो फिर बोलेगा तू मेरी माँ और मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी रहती है। और वो माँ और बहन भी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगी, और उस बंदे को विश्वास करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को उनकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हस्बैंड उनके साथ पिछले 30-35 साल से रह रहा है, आप उसके जीवन में 7-8 साल से आई हैं। वो उनकी बातों पे विश्वास करेगा, क्यों नहीं करेगा। और आप भी उनको मौका दे रही हो, क्योंकि आप भी लगातार रिएक्शंस दे रही हो। वो खुद डरा हुआ है कि आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो। वो खुद डिसअपॉइंटेड फील करता है कि मैं अपनी मर्जी से इस लड़की को चूज कर कर लेके आया था, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के इसको लेके आया था, और ये यहाँ पे कियोस कर रही है। वो कब तक सपोर्ट करेंगे आपको, वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे आपको। लेकिन ये पूरी प्रॉब्लम हो क्यों रही है, मुद्दा ये भी है। पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हो रही है कि मान लीजिए ये फूल है, ये 50 रुपए का एक है, और मैंने इसी 50 रुपए के फूल के बदले में सामने वाले जो फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाला है,
मैंने उसको 500 की जगह 5 लाख दे दिए, 500 का है ये, मैंने 5 लाख दे दिए, तो इससे इम्बैलेंस तो आएगा। यानी इतना एनर्जी आपकी सास, आपकी ननंद, आपके ससुराल वाले डिजर्व ही नहीं करते हैं जितना एनर्जी आप उनको दे देते हैं। उतनी तवज्जो तो वो डिजर्व ही नहीं करते हैं जितनी तवज्जो आप उन्हें दे देते हैं। आप उनकी कही हुई एक एक छोटी से छोटी बात को इतनी एनर्जी दे देते हैं, अपने मन में लगा लेते हैं, सामने वाला जो भी आपको देता है मन में रख लेते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपको ये समझ में ही नहीं आता सामने वाले को इतनी एनर्जी नहीं देनी है। सामने वाले की बातों से उसने उसने हमको प्रोवोक करना चाहा और हम हो गए, उसने गुस्सा दिलाना चाहा, हम हो गए, उसने बेइज्जती करी और हमने बेइज्जती महसूस कर ली। ये कैसा रिमोट कंट्रोल हमने उनके हाथ में दे रखा है। अभी आपने एक्चुअली आपके अंदर भी एप्रिसिएशन की भूख है। आप चाहते हैं कोई आपको अप्रिशिएट कर दे। आप जो घर में 4 काम करती हैं, आपकी सास आपको अप्रिशिएट कर दे, आपके हस्बैंड आपको अप्रिशिएट कर दें, आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट कर दें। वैलिडेशन की भूख है, इमोशनल हंगर है, इसलिए आप ज़्यादा हर्ट महसूस करती हैं, ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। आपको ये बात समझनी होगी, आपके भीतर के खालीपन को आपके अलावा कोई नहीं भर सकता। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को समझाना होगा कि सामने वाला अगर 500 रुपये के लायक है तो उसको 500 रुपये ही देने हैं, 5 लाख नहीं देने। फॉर एग्जाम्पल आपकी सास यहाँ पे आई हुई है, आराम से गुड मॉर्निंग बोलो, हमारे हरियाणा में राम राम बोलते हैं। पैर वैर छूने का मन है तो छू भी लो, मन नहीं है तो भी छू लो, राम राम बोल दिया, पैर छू लिए, खाने पीने का कोई सामान दे दिया, अपने रूम में आ गए। आपको जो खाना है आप खाओ, आपको जितने बजे जाना है वहां जाओ, जो पहनना है वो पहनो, आपको उनके साथ उलझना ही नहीं है। वो कुछ भी बोलती रहे, उनको बोल लेने दो, उनकी बातों को अपनी ऊर्जा मत दो। आपको करना वही है जो आपको करना है, बस आप अपनी ड्यूटीज निभा रही हैं कि मेरे हस्बैंड की मदर है ये मेरे हस्बैंड की मदर है, और क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ तो ऑल्सो आई नीड टू रिस्पेक्ट दिस लेडी ऑल्सो। मुझे इस लेडी के व्यवहार को पर्सनली नहीं लेना है, ये मेरे हस्बैंड की मदर है एंड बिकॉज आई लव हिम, तो उनसे रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं आई शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ों को पर्सनली लेने लग जाऊं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते इट्स ओके, नहीं करती मत करने दो, बस मेरा ड्यूटी है बिकॉज ये मेरे हस्बैंड की मदर है। तो जो घर में अच्छा खाना बना है आपने खाना दे दिया, कोई और फैसिलिटीज़ हैं वो आपने प्रोवाइड करा दी। इसके अलावा आपको जैसे अपनी नौकरी करनी है आप अपनी नौकरी करें, जितने बजे मार्केट जाना है मार्केट जाएं, जो खाना बनाना है वो खाना बनाएं, जो कुछ ऑर्डर करना चाहती हैं वो ऑर्डर करें। वो कुछ ऑब्जेक्ट कर रही है, मुंह बना रही है, कुछ कमेंट पास कर रही है, उन्हें कर लेने दो, अहमियत ही मत दो। 2 दिन बोल लेंगी, 4 दिन बोल लेंगी, 10 दिन बोल लेंगी, ज्यादा से ज्यादा अपने आपके पति के पास चली जाएंगी, तेरी वाइफ ऐसा करती है, तेरी वाइफ ऐसा करती है। अपने पति को भी रिएक्शन नहीं देना, पति को भी प्यार से बोलना है, हाँ बाबू मैंने किया है, आप बोलोगे तो नहीं करूंगी, कोई दिक्कत है क्या। प्यार से हैंडल करो अपने पति को। आपका पति कहाँ जाएगा आपके पास से भाई, आना तो घर पे ही है, आना तो बेडरूम में ही है। अच्छी बात बुरी बात तो शेयर आपके साथ ही करेगा, आपके चंगुल से बच बच के कहाँ जाएगा। कोई पैरेलल दुनिया है क्या उसकी। तो उस बंदे के साथ खराब ट्रीटमेंट क्यों करना है, उस अपने बंदे के ऊपर गुस्सा क्यों निकालना है, तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी बहन ने ऐसा किया। अपने बंदे का मूड क्यों खराब करना है, जबकि ऑलरेडी पता है उसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है। तो आपको जैसा रहना है रहो, अपने मन को आजाद रखो, बस कुछ ड्यूटीज हैं, दो दो ड्यूटी, 3 ड्यूटी, 4 ड्यूटी है अपनी अपने। अगर देखो आप उनकी बातों को अपने मन में जगह दोगी तो रिएक्शन तो पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, और गुस्सा अगर मन में पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशंस को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता।
उनको रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल नहीं कर सकते, कैसे कंट्रोल कर लिया इमोशन को। अपने भीतर गुस्सा पैदा होना ही ना दो तो निकलेगा कैसे। अपने भीतर इतनी क्लैरिटी रखो, भाई क्या क्लैरिटी है कि ये महिला जो भी कुछ कर रही है इन्हें कर लेने दें, इनकी बातों को मुझे पर्सनली लेना ही नहीं है। इनको जो गाना है वो गाना अपना बजाएं, जो बीन बजाना है वो अपना बीन बजाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है अपनी शब्दों की मर्यादा, कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए कि इसकी जुबान गंदी है। जो जैसे मैं अपने मम्मी पापा को साफ सुथरा खाना देना पसंद करूँ वैसे ही इनको साफ सुथरा खाना दूंगी। कल को ये बीमार है तो जैसे मैं अपनी मम्मी पापा को दवाइयाँ देती मैं इनको भी दवाइयाँ दे दूंगी। अगर इनको पैसे वगैरह की जरूरत है तो जैसे मैं अपनी मम्मी पापा को पैसे दे सकती हूँ मैं इनको भी दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा हैं। इसके अलावा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं इनको खुश कर दूं, मैं इनके तरीके से पोछा मार दूं, मैं इनके तरीके से खाना बना दूं, इनके तरीके से जाले उतार दूं, इनके तरीके से भजन गा दूं, इनके तरीके से कर दूं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो मेरी तासीर नहीं है, मैं नहीं कर सकती। आई एम ए ह्यूमन बींग, मेरी कैपेसिटी है, मेरी एक लिमिटेशन है। जैसे कि मैं एक इंसान हूं तो मेरे पंख नहीं है, पंख नहीं है तो मैं उड़ नहीं सकती, लिमिटेशन है ना मेरी। वैसे ही मैं भी एक इंसान हूं, मेरी एक तासीर है, मेरा एक लर्निंग कैपेसिटी है, मैं एक तरीके से ही खाना बना सकती हूँ। हो सकता है मुझे बहुत अच्छा वाव खाना बनाना नहीं आता हो, मुझे सिर्फ सर्वाइवल जितना आता है, और हो सकता है मेरी सास को बहुत अच्छा आता हो, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि भाई मेरी सास को आता है अच्छा खाना बनाना। और मुझे इसमें पर्सनली लो फील करने की जरूरत नहीं है, गंदा फील करने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा पति मेरी सास के खाने को अप्रिशिएट करता है मेरे को नहीं करता। भाई मेरे खाने को कैसे अप्रिशिएट करेगा, मैंने 4 साल से बनाना सीखा है, मैं पढ़ रही थी, अभी मैं नौकरी कर रही हूँ। मेरी सास पिछले 40 साल से खाना बना रही है, पिछले 50 साल से खाना बना रही है, उसको कला है, वो उसने प्रैक्टिस कर रखा है इतना। और बढ़िया है ना, मेरे पति को अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कभी कभी मुझे भी अच्छा खाना खाने का मौका मिल जाए। मुझे पर्सनली क्यों लेना है चीज़ों को, ईगो के ऊपर क्यों लेना है, ईजी क्यों नहीं रह सकते, सहज क्यों नहीं रह सकते। तो अगर आप उनके सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगी, अगर आप उनके सामने अपने आप को राइट साबित करने की कोशिश करेंगी, तो आप मारी जाएंगी, आप हार जाएंगी, क्योंकि आप एक ऐसे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस गेम के आपको रूल ही नहीं पता है। और इस गेम के रूल ये हैं कि आपकी सास पुरानी खिलाड़ी है, आपकी सास अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लेगी, तेरी वाइफ ये करती है, तेरी वाइफ वो करती है। आप उनसे बहस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अल्टीमेटली इस घर में आप अपनी पति की वजह से हैं, और अगर आप अपनी पति की नज़रों से ही गिर जाओगे कि तुम तो मेरी माँ के साथ सुबह शाम लड़ रही हो, तुम तो मेरी माँ के साथ गलत भाषा का प्रयोग कर रही हो, अगर वो आपको इस रूप में पाएगा, इस विकराल रूप में पाएगा कि आप उसकी माँ के साथ जिद्दोजहद कर रही हैं, लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रही हैं, आप अपनी पति की नज़रों से गिर जाओगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा उसके मन में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कोई राक्षस सो रहा है तो उसे सोने दो। देखो पर्सनली तो मैं जानती नहीं हूँ आपकी सास को, तो मैं आपकी सास को राक्षस नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं उस कैरेक्टर को राक्षस बोल रही हूँ जो आपको परेशान कर रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी ननद हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे उलझना नहीं है। समझदार लोग बिन वजह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं। फालतू की लड़ाई क्यों लड़नी है, क्या मिल जाएगा। अगर हमने प्रूव भी कर दिया, अगर आपने सोने की कलम से चांदी के किसी कपड़े पे लिखवा भी दिया कि आप 100% ठीक हैं, और आपकी सांस सुबह उठते ही आपके गले में फूलों के हार पहना रही है, क्या उससे आपका जीवन संवर जाएगा। रियल चैलेंजेस तो फिर भी आपके सामने हैं। लाइफ में ग्रो करना है, सही चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ बढ़िया करनी है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, 4 चीज़ों की नॉलेज बढ़ानी है, और अभी एग्ज़ाम देने हैं। वो तो रियल चैलेंज है ना, ये तो फालतू का चैलेंज है। इस वाले चैलेंज में जीत भी गई तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ना आपको इजी रहना सीखना है। आप उनको तवज्जो मत दो। 500 रुपये और 5 लाख रुपए में बहुत फर्क है। किसी जगह 500 रुपये देने तो 500 दो, किसी जगह 5 लाख देने तो 5 लाख दो। अगर 500 रुपये वाले इंसान को 5 लाख दे दोगे तो वो 5 लाख की वैल्यू भी नहीं कर पाएगा, उसको तो 500 ही चाहिए थे ना।
इसलिए अपनी सास, अपनी ननंद और आसपास के जो फालतू के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको इतना वैल्यू मत दीजिए। उनका योगदान क्या है आपके जीवन में? क्या वो पॉकेट मनी दे रहे हैं आपको? क्या वो सिलेंडर भरवा रहे हैं आपका? बिजली का बिल दे रहे हैं? मल्टीविटामिन की गोलियां खरीद के दे रहे हैं? इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं? आप रो रहे हैं तो आपको गले लगाने के लिए आ रहे हैं? भाई, जिन लोगों का आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है, उनका प्रेशर क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, कोई इंसान है जिस इंसान ने बहुत आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो अगर आप उसको कंसिडर कर करके अपने कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो समझ में आता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, सामने वाले ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, उसके लिए तो मुझे एफर्ट करना चाहिए। जिस इंसान ने कभी कुछ किया नहीं, उनका लोड क्यों लेना है आपको? ये आपको खुद को समझाना चाहिए। तो आपका जो एटीट्यूड है, इवन आपकी ननंद, आपने बोला कि ननंद घर पे आती है, मैं बोलती नहीं हूँ या फिर बोलती हूँ लड़ाई, आप लाइट लाइट रहो। आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो सामने वाला खुद ना लड़ पाए आपसे। वो घर पे आई है, आपने कुछ खाने पीने के लिए दिया, आपने हालचाल पूछा, सिर्फ अपने अपने पति को ये दिखाने के लिए कि मैं आपकी बहन से बोल रही हूँ। अंदर कोई गुस्सा है नहीं, क्योंकि आप अपना गुस्सा रिलीज कर चुकी हैं। मैं लोगों के साथ राइटिंग थेरेपी से काम करती हूँ। राइटिंग थेरेपी के माध्यम से उनका जो इमोशनल पेन है उसको हम रिलीज करवाते हैं कि भाई देखो, हम रियलिटी से भाग नहीं सकते। अगर आज फिलहाल प्रेजेंट में आपके मन में आपकी सास के खिलाफ घाव हैं, अपनी नंद के खिलाफ घाव हैं, तो वो घाव आपको, वो इमोशनल पेन आपको रिलीज करना होगा, वो छोड़ना होगा, उसको लेट गो करना होगा। उसके लिए हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप भाई एक लेटर लिखो, एक लिखो, दो लिखो, चार लिखो, 10 लिखो, जब तक ये भाव आपके अंदर से चला ना जाए। आप अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करो। इवन उस लेटर में आप कुछ खराब बोलना चाहते हो, कुछ गंदा बोलना चाहते हो, कुछ बातें जो आप कह नहीं पाए वो कहना चाहते हो, अपनी मन की भड़ास निकालना चाहते हो। इवन कुछ लोग तो अपने लेटर्स में गाली गलौज भी लिखते हैं, क्योंकि वो उनके मन में नेचुरली आ रही है। उन्होंने कागज पे लिखा, एक बार दो बार पढ़ा, रोने का मन था, रोए हैं वो, गुस्सा निकाला है, फिर बाद में उस लेटर को जला दिया, क्योंकि वो इतनी पर्सनल चीज़ है, हम नहीं चाहते कोई उसे पढ़े। और वो चीज़ मटीरियल एग्जिस्टेंस में ना रहे, उसको हमने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ताकि जो आपके मन में घाव है, गुस्सा है, कुंठा है, नाराजगी, वो निकल जाए आपके मन से। और जब आपके मन में गुस्सा, नाराजगी, कुंठा कुछ नहीं होगा, और सामने ये आपकी ननंद और आपकी सास आ भी जाए, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी आप रिलीज कर चुके हो। अब सामने दो दो इंसान है, बस आपके साधारण से इंसान है, इज्जत भाव से, प्रेम भाव से अपना पानी दे, कुछ चाय पानी दे, कुछ छोटा मोटा खर्चा वर्चा करना है करे, और राधे राधे, जाओ भाई अब अपने घर। क्यों किसी को कोई पॉइंट प्रूव करना है? क्यों किसी को कुछ सच साबित करके दिखाना है? अल्टीमेटली आपको पता है ना, आपका पति है, आपको उसके साथ रहना है, आप उसको प्यार करती हैं तो आप उसको खुश देखना चाहती हैं। और अल्टीमेटली उसकी खुशी क्या है? उसकी खुशी ये है कि उसकी वाइफ अपनी, उसकी माँ के साथ, उसकी सास के साथ सींग ना उलझाए। और आप सींग उलझाओगी अगर आप अंदर से हर्ट हो, आप सिंह घुल जाओगी अगर आपने अपनी सास को, अपनी ननंद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, कि उन्होंने उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट पास करी, कोई भी कमेंट बोला, और आपने उनके कमेंट को पकड़ा, मन में रख लिया, जहर बना लिया, ओवर थिंक करते रहे, ओवर थिंक करते रहे, एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो गई। अब रात में आपका बंदा किसके बगल में सो रहा है? एक ऐसी वाइफ जो भीतर से बहुत एंजाइटी से भरी हुई है, क्या उसको लाइट फीलिंग आएगी आपके बराबर में? एज अ वाइफ क्या कर रहे हो आप उसके लिए? आप तो सिर्फ प्रॉब्लम इकट्ठा कर रहे हो ना, अपने लिए भी प्रॉब्लम इकट्ठा कर रहे हो। तो कुछ लोगों को कुछ कम अहमियत देनी होती है, आप बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, इतनी अहमियत हेल्दी नहीं है। तो पहले विद राइटिंग थेरेपी अपने पेन को रिलीज करो। राइटिंग थेरेपी के माध्यम से ही आप अपने आप को वो क्लैरिटी और दो, बाय लिसनिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। चैनल पे और बहुत सारा कंटेंट है जो आपको क्लैरिटी देगा विद टाइम, उसे भी कंज्यूम करो। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इस पेन को रिलीज कर देंगे, नाउ यू ऑल्सो नीड टू राइट वन मोर लेटर, द गिल्ट रिलीज लेटर। आपके मन में बहुत गिल्ट है अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, बहुत दुख वाला भाव है, वो भी आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो एक दिन शांति से बैठो, एक लेटर लिखो मम्मी पापा को, दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी पापा कि मैंने कुछ ऐसे अनजाने में डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन हर्ट हुई। आई एम सॉरी एंड थैंक यू कि आपने हमेशा मुझे अनकंडीशनली प्यार किया। थैंक यू, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया कि मैं इस लेवल पे ग्रो कर पाई कि आज मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी पापा। एंड आज के बाद मैं मेक श्योर करूँगी कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया है वो बच्चा शांति से ज़िंदगी जिए, तो मैं अपनी मेंटल पीस के लिए काम करूँगी, मैं अपने आप को ऊपर उठाऊँगी। आई प्रॉमिस यू, आई लव यू। राइट अ लेटर जो आपको अंदर से लाइट फील कराए दैट मम्मा पापा। एंड इवन जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपके मम्मी पापा को भी वो खुशी रिफ्लेक्ट होगी आपके बिहेवियर से, वो जो खुशी होगी वो उनको फील होगी। तो जब भी आप उनके पास महीने में 2 महीने में एक बार मिलने जाओ, उनकी पसंद का कोई गिफ्ट लेकर जाना, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाना, कुछ बढ़िया फोटो क्लिक करना, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ कंपनसेट कर रहे हो। लेकिन अगर वो ना आपका उतरा हुआ चेहरा देखेंगे कि तुम सास के साथ लड़ रही हो, पति के साथ तुम्हारी बहस हो रही है, वो और टूट जाएंगे। तो अगर अपनी मम्मी पापा को सच में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उनकी लाइफ में, तो अपने आप को इतना समझदार बना लो कि एक तो बिन वजह की लड़ाइयाँ ना लड़ो, आप बिन वजह अपना मूड खराब ना करो। एंड राइट अ वेरी एक्सटेंसिव लेटर, क्योंकि वो बहुत पेन है आपके अंदर, बहुत मलाल है आपके अंदर कि आप अपने माँ बाप को वो सुख अनुभव नहीं करा पाए जो औलाद होने के नाते आप उनको कराना चाहते थे। राइट अ लेटर, रीड इट मल्टीपल टाइम, इफ यू वांट टू क्राई क्राई, बर्न दैट लेटर। और जब भी आपको मौका मिले, एक विजिट 2 विजिट ज़रूर करें, उनके लिए कुछ बढ़िया चीज़ें लेकर जाएं और उनके साथ अच्छे वाला टाइम स्पेंड करके आए। द सेकेंड थिंग विच यू शुड डू। थर्ड चीज़ आपके हस्बैंड के केस में है। आपके पूरे केस में मैंने आपके मुंह से कुछ भी कड़वा और ख़राब नहीं सुना आपके हस्बैंड के खिलाफ। बस इतना सुना है कि वो थोड़े स्ट्रेस हैं, थोड़े परेशान हैं। कुछ ऐसा भी सुना है कि जहां आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आपकी साइड ले, वो आपकी ननंद के खिलाफ या अपनी सास के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट पास करे ताकि आपको स्ट्रेंथ फील हो, तो हाँ कुछ जगह उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है। इवन आप उनको भी एक पत्र लिख सकती हैं अपने, वो जो का आपका पर्सनल होगा। इवन आपकी रियलिटी में आपके हस्बैंड पढ़ने वाले हैं, आपके इमोशंस निकल जाएं कि मैं ये उम्मीद कर रही थी ऐसा होता वैसा होता। लेकिन मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी। कई बार है ना, हम चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पति को तो ऐसा करना चाहिए, पति को तो वैसा करना चाहिए। हम भूल जाते हैं पति भी इंसान है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतनी इमोशनल मिच्योरिटी और इतनी इमोशनल कैपेसिटी हो कि हमको वो उस लेवल पर सपोर्ट कर पाए जिस लेवल पर हमको ज़रूरत है। और ऊपर से जैसे कि आपने अपने केस में बताया कि आपके पति तो वैसे ही ओवर बर्डन फील कर रहे हैं ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अभी आप उनके लिए क्या कर सकती हैं, मैक्सिमम उनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करा सकती हैं, इमोशनल स्पेस, जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें, और आप उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर ही नहीं रही हैं। क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो सास और ननंद वाली है, इधर उधर के लोगों की है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी अगर आ गई है तो आपके पास कोई मेजर प्रॉब्लम बची नहीं है। अब तो बस सिर्फ आपको एक्शन लेना है कि कैसे ड्राइंग क्लासेस करनी है, कैसे योगा करना है, या कैसे अपने शेयर मार्केट की नॉलेज को बढ़ाना है, कैसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर तो आपके लिए एक्शन लेने के लिए बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी एनर्जी है। तो अपने हस्बैंड को अगर आप सिर्फ इतना इन्वायरमेंट भी दे दे कि उनको आप एक कंप्लेनिंग वाइफ नहीं दे रही हैं। एक्चुअली वो थक गए हैं एक ऐसी वाइफ से जो सुबह शाम कंप्लेन करती रहती है, कंप्लेनिंग एनर्जी में है। आप उनको पीसफुल एनर्जी दें, कुछ एफर्ट नहीं करने हैं अपनी शांति उनको देने के लिए। आप अंदर से शांतिपूर्ण रहेंगी, आप अंदर से पीसफुल रहेंगी, उनको आपकी पीस नेचुरली फील हो जाएगी। लेकिन आपको अपने भीतर शांति जब महसूस होगी जब आप अंदर से सुलझ जाओगे। अभी आप अंदर से उलझे हुए हो, ये प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी है, ऐसी प्रॉब्लम भी है, वैसी प्रॉब्लम भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम हम एक हेल्पलेसनेस अपने बिहेवियर में ले आते हैं, एक लाचारी ले आते हैं अपने बिहेवियर में कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या ही करूँ, मेरी सास ही ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है, मेरे पति ऐसे, मैं क्या ही करूँ, मैं कैसे खुश रहूँ। भाई तुम रह सकते हो खुश, यू कैन चूज टू बी हैप्पी। ठीक है, तो इन द केस ऑफ योर हस्बैंड आप क्या कर सकते हैं, राइट अ लेटर। सम पीपल डू होपोनोपोनो प्रेयर ऑल्सो, लाइक
आई एम सॉरी कि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दैट मैंने इतने गंदे रिएक्शंस दिए, मैंने चीज़ों को मेच्योरली हैंडल नहीं किया, मैंने हर्ट किया आपको। थैंक यू, आप हमेशा मेरे साथ बने रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड आई लव यू कि मैं आपको एक मेच्योर वाइफ दूंगी, एक वाइफ जो पहले से ज़्यादा सुलझी हुई है, एक वाइफ जो पहले की तुलना में ज़्यादा शांत है। तो देखो, आपको ना ये समझना होगा, आपकी मांग में जो सिंदूर है वो आपकी सास ने नहीं भरा, आपके पति ने भरा है। आपके गले में जो मंगलसूत्र है वो आपकी सास ने, ननंद ने या घर कुंडबे ने नहीं बांधा, आपके पति ने बांधा है। कल को बच्चा भी पैदा करोगी तो सास के साथ मिलकर नहीं, पति के साथ करोगी, पति का डीएनए होगा। यानी इस पूरी श्रृंखला में पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पति के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो पति की खुशी उसकी माँ में और उसकी बहन में है, पति की खुशी घर घर में शांति में है। और वो घर में शांति तभी आएगी तब आप अननेसेसरी की चीज़ों को अपनी एनर्जी देना बंद करें। आप उनके एग्जिस्टेंस को इतना इंपॉर्टेंट बनाए ही ना। आपने फिलहाल उन दोनों लोगों को बहुत बड़ा बना रखा है अपने मन में, अपनी सास को, अपनी ननंद को। वो जो एक बात भी बोल देती है ना, वो एक बात भी आपके मन में घर कर जाती है, और उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इतना तो नरेंद्र मोदी की बातों को मान लेती ना, आप लाइफ में ज्यादा ग्रो कर जाती। आते ना मन की बात बताने, तो अगर महीने में एक बार भी उनकी मन की बात थोड़ी ज्यादा शांति से सुन ली होती, ज्यादा अच्छे से सुन ली होती, तो आप देश के ज्यादा काम आ सकती थी जितनी गहराई से तो आपने अपनी सास की, अपनी ननंद की। और वो भी ह्यूमन बींग है, एक्चुअली उनको भी माफ किया जा सकता है एक पॉइंट के बाद, वो भी इंसान है, उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनको भी उतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है। या उनकी भी कुछ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन है, वो अपनी मर्जी की बहू चाहती थी, उनको भी लगा कि उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, उनको भी लगा उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, जैसी बहू वो चाहते थे वैसी बहू उनको मिल नहीं पाई। उनके अपने रिग्रेट है, उनके अपने ट्रॉमा है। अदरवाइज कोई किसी को जानबूझ के दुख तो देता नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये समझ जाते हो ना, आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि ना तो मुझे किसी इंसान के अंदर घुसना है, ना किसी को घुसने देना है। और मुझे क्लैरिटी है मेरे लिए कौन सा रिश्ता बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्लैरिटी, मुझे मेरे पति के साथ, देखो बॉयफ्रेंड वगैरह होता ना, बॉयफ्रेंड है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी दे रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है, तो 100 में से 1%, 2%, 4% सोच भी सकते हैं चलो रिश्ते को साइड लाइन करते हैं, ठीक है, ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है। लेकिन सिचुएशन बहुत बदल जाती है। पहले आप प्यार कर रहे हो, फिर आपकी शादी हो गई है, आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हो, आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, वो इमोशनली इन्वेस्टेड है, ना आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना उनका कोई अफेयर है, ना आप में कोई गलत आदतें हैं, ना उनमें कोई गलत आदतें हैं, पर्सनली आपके बीच में कोई खास लड़ाइयाँ होती भी नहीं है। अब सारा जो लड़ाइयों का आरोप है वो आपकी सास के और ननंद के ऊपर है। और वो क्यों है? क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हैं। अदरवाइज वो भी तो इंसान है, कुछ कह दिया तो कह दिया, इतना मायने क्या रखते हैं। हाँ उन्होंने कह दिया, जैसे कि देखो, ये तो ऐसा कर दिया आपने कि कोई कोई ना कोई क्लर्क आपको बोले कि भाई गर्म पानी पियो सुबह सुबह, तो आप नहीं पियोगे, कहते इसको क्या पता, छोटा मोटा क्लर्क है। वही बात नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कह दी, तो अरे भाई देश के प्रधानमंत्री ने बोला है सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया रहता है, आप उनकी बात को मानोगे। जबकि वो जो क्लर्क ने बात बोली थी, या किसी थानेदार ने, हवलदार ने, या किसी छोटे मोटे ऑफिसर ने कोई बात बोली, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप उसको अहमियत ही नहीं दे रहे उतनी। ऐसा ही है, सास ने कुछ बोल दिया मतलब प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया, मन में रखना है। आपने मन ही मन अपनी सास को, ननंद को, ससुराल वालों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर वाली अहमियत दे के रखी हुई है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, सीधा आप उसे पकड़ोगे, अपने मन में बैठाओगे और खूब हर्ट होगे, खूब हर्ट होगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियां उड़वा लोगे आप। तो आपने बोला कि आप ड्राइंग, शेयर मार्केट और प्रमोशन के लिए मतलब आगे अपनी सैलरी को रेज करने के लिए पढ़ना चाहती हैं, या आप अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, तभी आप मदरहुड में आना चाहती हैं, तभी आप बच्चे पैदा करना चाहती हैं। आई अप्रिशिएट योर, मैं बोलूँगी आपकी क्लैरिटी को, कि चलो आपको कम से कम इतना तो है कि भाई मैं राइट सिचुएशन में, राइट स्टेट ऑफ माइंड में हुई नहीं कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊँ, मुझे पहले खुद को ठीक करना है। तो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए फिलहाल पता है क्या है? अभी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ,
लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपकी खुद की एनर्जी बन पाए, खुद की एनर्जी बन पाए, उसमें टाइम लगेगा। मेरे द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी ऊर्जा बन पाए, उसमें समय लगेगा। समय कैसे लगेगा? आपको बार बार कुछ लेटर, कुछ मेडिटेशन, कुछ सेल्फ टॉक, कुछ किताबें, कुछ कंटेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा, सो दैट ये समझ आपके मन में पैदा हो जाए, ये समझ आपके मन में विकसित हो जाए, ये क्लैरिटी आपके मन में जन्म ले ले कि मुझे कहाँ सींग उलझाने हैं और कहाँ नहीं उलझाने हैं। तो इसीलिए अगर मैं आपके पूरे केस को देखूं, पेरेंट्स वाला हमारा सॉर्ट हो गया है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है पर्सनली। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते और मजबूत बनाओ, आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा करो, अपने पेरेंट्स के साथ अपने टाइज को और मजबूत करो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वाले इन्वायरमेंट से थोड़ा डिस्टेंस भी बना पाओगे। और आप जो भी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सीखना चाहती हैं, अपनी हीलिंग जर्नी को थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर उसकी तरफ आराम से जाएं। और कुछ भी करें तो डेस्परेट होकर ना करें। कुछ भी करें, कोई भी एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, कोई करियर ऑप्शन है, कुछ भी करो उसमें डेस्परेट एनर्जी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डेस्परेशन का मतलब होता है आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, आप कुछ इसलिए प्रूव करना चाहते हैं कि आज आप अपने आप को ज़ीरो मानते हैं। जो इंसान आज अपने आप को ज़ीरो मानता है वो फ्यूचर में करोड़पति कैसे बन जाएगा? जो इंसान पहले से ही अपने आप को करोड़पति मानता है वही करोड़पति बन सकता है। आपने देखा ना ऐसे लोग जो बोलते थे कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, हम ये मकान बना देंगे, हम इतनी ज़मीन खरीदेंगे, और उन्होंने एक पॉइंट के बाद करके भी दिखा दिया। रीज़न बीइंग कि वो पहले बोला करते थे इन चीज़ों को, उनको ये चीज़ें अपने अंदर से फील होती थी, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पूरा ओरिएंटेशन उस दिशा में था। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ मोर क्लैरिटी। आपको अपने आप को ज़्यादा क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। आपको अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपका नर्वस सिस्टम बहुत ओवर थिंकिंग मोड में है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैं सेशन के बाद आपको एक मेडिटेशन वीडियो का लिंक भेजूंगी। एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार उस मेडिटेशन को करना चाहिए। इवन काम करते करते भी कर सकते हो, ईयरफोन लगा के, अगर स्पेसिफिक बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। आपको अफर्मेशन लिखनी चाहिए कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ। आपको बहुत गहराई से शांत होने की आवश्यकता है। अभी आपकी ऊर्जा बहुत उथल पुथल है, तो मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं अपने भीतर वाले इंसान से जुड़ रही हूँ, मैं अपने आप को क्लैरिटी दे रही हूँ। जो भी आपको फील हो, जो भी शब्द आपको ज़्यादा महसूस हो गहराई से, उन शब्दों से अपने आप को नवाजना है। यू हैव टू राइट लेटर। अपने हस्बैंड को लेटर लिखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड लेटर। जो आपके हस्बैंड की अच्छाइयाँ हैं, आपके हस्बैंड की जो नेचुरल अच्छाइयाँ, उन नेचुरल अच्छाइयों के लिए एक लेटर लिखना, ग्रेटिट्यूड लेटर, कि भाई मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या अच्छा करते हैं, ताकि आपको उस रिश्ते की सिग्निफिकेंस समझ में आए। अभी तो आपको लग रहा है रिश्ता कुछ कर ही नहीं रहा है मेरी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, कोई अहमियत ही नहीं है, मैं इस घर में भी क्यों रह रही हूँ, चले जाना चाहिए मुझे। राइट अ ग्रेटिट्यूड लेटर, जिन चीज़ों के लिए आप सच में अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती, जो जो उन्होंने आज तक आपके लिए किया है। तो गो फॉर अफर्मेशन, गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर दिस ग्रेटिट्यूड लेटर। इवन यू कैन राइट दिस फॉरगिवनेस लेटर। आप अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग रही हैं जो भी आपने किया, आपने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा है। यू कैन ऑल्सो डू दैट। अपने रिलेशनशिप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए। पेरेंट्स के जो गिल्ट वाले भाव है उसको रिलीज़ कर दीजिए। और आपके मन में बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारी नाराज़गी है अपनी सास को लेकर, अपनी ननंद को लेकर, उस गुस्से को और उस नाराज़गी को रिलीज़ करिए आप। ये आपका सोल्यूशन है। नाउ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।